जेके 24/7 न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात बांग्लादेश को लेकर करेंगे कि क्या वाकई में बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर निकल चुका है। इजराइल को लेकर तो बांग्लादेश ने जो फैसला लिया है और जो पासपोर्ट पे लिखा है वो तो कुछ ऐसा ही है जैसा पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा रहता है। दूसरी तरफ चरमपंथ बांग्लादेश में लगातार तेजी से फैल रहा है और यह भी इसी बात की निशानी है कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है। इस मुद्दे पर डिटेल से आगे बातचीत करेंगे। साथ ही में एक और अहम मुद्दा जिस पे बात बेहद जरूरी है, यह मुद्दा जो है वो ईरान के साथ जुड़ा हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर बातचीत फेल हुई, वार्ता फेल हुई तो फिर आर्मी अमेरिका की एक्शन में आएगी। इस मुद्दे पर डिटेल से एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान की राह पर चल निकला बांग्लादेश। बांग्लादेशियों के इजराइल जाने पर लगाई रोक। बांग्लादेशियों के इजराइल जाने पर लगाई रोक। पासपोर्ट पर मैसेज इजराइल के लिए वैध नहीं। कट्टरपंथियों का गढ़ बन गया बांग्लादेश। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की राह पर चल निकला बांग्लादेश। बांग्लादेशियों के इजराइल जाने पर लगाई गई रोक। पासपोर्ट पर लिखा इजराइल के लिए वैलिड नहीं। पाकिस्तान की राह पर चल निकला है बांग्लादेश। बांग्लादेशियों के इजराइल जाने पर लगाई गई रोक। पासपोर्ट पर मैसेज इजराइल के लिए पासपोर्ट वैध नहीं, कुछ वैसा ही जैसा कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा रहता है। चलिए जल्दी से एक बार ग्राफिक्स और उसके बाद चर्चा की शुरुआत एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि यह समझना जरूरी है मोहम्मद बांग्लादेश को किस राह पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश, तेजी से फैल रहा कट्टरपंथ। हिंदू ईसाइयों पर वहां पर तेजी से हमले हो रहे। इजराइल जाने पर रोक लगा दी गई है। यूनिस ने बकायदा पासपोर्ट पर यह लिखवा दिया है कि आप दुनिया भर में घूम सकते हैं इस पासपोर्ट को लेकर, लेकिन आप इजराइल नहीं जा सकते। नेक्स्ट ग्राफिक्स। इजराइल के अलावा कहीं पर भी जाएं, केएफसी पर बांग्लादेश में हमले हुए। इजराइल नहीं जा सकते पाकिस्तानी भी। और बांग्लादेश में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ वैसा ही कट्टरपंथ जैसा कि हमने पाकिस्तान में देखा है, वैसा ही कुछ इस वक्त बांग्लादेश में भी तस्वीर नजर आने लगी है। तो शांति के लिए मोहम्मद यूनिस को बुलाया गया था बांग्लादेश या भेजा गया था बांग्लादेश, लेकिन यहां तो उल्टा ही होता दिखाई पड़ रहा है। आज हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल JS सोडी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप, थैंक यू सर। जय हिंद, शुक्रिया समय देने के लिए। चर्चा की शुरुआत कर्नल JS सोडी सर मैं आपके साथ करना चाहूंगा। सर पासपोर्ट पर अमूमन अभी तक तो मैंने पाकिस्तान के पासपोर्ट पर यह देखा कि लिखा रहता है कि आप दुनिया भर में घूमिए, लेकिन इजराइल के लिए यह पासपोर्ट वैलिड नहीं है। आज कुछ वैसा ही बांग्लादेश के पासपोर्ट पर भी लिखा जा रहा है कि दुनिया भर में घूम आइए, लेकिन इजराइल के लिए पासपोर्ट वैलिड नहीं है। क्या वाकई में मोहम्मद यूनिस अगला पाकिस्तान बांग्लादेश को बनाने जा रहे हैं सर? जिस प्रकार से वहां पर कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुई हैं, जिस प्रकार से नफरत हिंदुओं के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ वहां पर भरी जा रही है सर। राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1905 में जॉर्ज संटियाना, जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध विचारधारक थे, उन्होंने कहा था जो लोग
अपने इतिहास से नहीं सीखते हैं, उन्हें इतिहास दोबारा दोहराना पड़ता है। 1971 तक बांग्लादेश, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था, उसमें पाकिस्तानी सेना, जो कि इस्लामिक कट्टरपंथियों के पूरे कब्जे में थी, है और रहेगी, उसने ईस्ट पाकिस्तान में इतना आतंक किया, लाखों लोगों को मारा, कई औरतों का बलात्कार किया, और जिसकी वजह से जो वहां पे इतना बवाल मचा, वो शायद आज बांग्लादेश के लोग आहिस्ता आहिस्ता वो इस्लामिक कट्टरपंथियों की हरकतों को वो भूल गए हैं। और इसलिए, और जब वो भूल रहे हैं तो उन्हें ये चीज दोबारा दोहरानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश एक कट्टरपंथी के रास्ते पे चल चुका है, वो दिन दूर नहीं जब वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे बदतर देशों की तरह होगा, जिसे हम फेल्ड नेशन की तरह कहते हैं। पिछले कई दशकों तक बांग्लादेश में बहुत तरक्की हो रही थी, उसकी पर कैपिटा जीडीपी बल्कि भारत से अच्छी थी। लेकिन जब से पिछले साल 5 अगस्त को मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए, उन्होंने अपने देश का पूरा रुख बदल दिया। राजेश जी, आपका अंतरराष्ट्रीय चैनल है जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग देखते हैं। मैं आपके चैनल के जरिए खास करके बांग्लादेश के युवाओं से अनुरोध करूंगा, उन्हें जब मौका मिले एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है द ब्लड टेलीग्राम, जो गैरी बास ने लिखी है। इस किताब में लेखक ने बड़े आंकड़ों के साथ लिखा है, बड़े तथ्यों के साथ लिखा है, किस तरह से 1971 तक बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने वहां पे एक आतंक मचाया। जब तक बांग्लादेशी युवा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेना बंद नहीं करेंगे, जब तक वो ऐसी किताबें नहीं पढ़ेंगे, उन्हें अपनी देश के अतीत के बारे में कभी पता नहीं हो। और जिस रास्ते पे आज मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को ले जा रहे हैं, ये अपने देश के लिए मोहम्मद यूनुस जो भी कदम ले रहे हैं वो घातक सिद्ध होगा। देखिए, इजराइल को पासपोर्ट पे बैन करके बांग्लादेश को मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन बांग्लादेश को गंवाना बहुत पड़ेगा, क्योंकि जिन जिन देशों ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध खत्म किए हैं, जिन जिन देशों ने इजराइल को नो ट्रैवल लिस्ट पे लिखा है, दुनिया ने उन देशों को अच्छी तरह से देखा है। और तभी हम देख रहे हैं कई इस्लामिक देश हैं जो कि इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते बना चुके हैं और कुछ बनाने वाले हैं। और वहीं विपरीत रास्ते पे आज मोहम्मद यूनुस ने ऐसा बयान दिया है या ऐसा कार्रवाई की है जिससे कि बांग्लादेश के नागरिक इजराइल नहीं जा सकते हैं। तो वाकई में ये बांग्लादेश के लिए बड़ी घातक बात है। जी, डॉक्टर ब्रह्मदीप आलू ने आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा सर कि बांग्लादेश का फैसला कि आप दुनिया भर में घूमिए लेकिन आप इजराइल नहीं जा सकते, बाकायदा पासपोर्ट पर लिखकर दे दिया गया। लेकिन उसके अलावा बांग्लादेश में इशाक डार, पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी सर 20 से 22 अप्रैल के बीच में पहुंचने वाले हैं, और खबरें कि इस महीने के अंत तक शहबाज शरीफ जो हैं वो भी दस्तक दे देंगे। सर देखिए राजेश जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो बांग्लादेश है उसके इजराइल के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। दूसरी बात यह है कि 2-3 साल पहले, अभी शायद 2021 में शेख हसीना ने वो प्रतिबंध हटवाया था कि बांग्लादेशी जो है वो जा सकते हैं इजराइल। अधिकांश जो इस्लामिक देश है वो इस बात का पालन करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इसके जरिए वो फिलिस्तीन को समर्थन दे देंगे। लेकिन बांग्लादेश के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बाद 2 भागों में अभी कट्टरपंथ से पिछले 1-1.5 दशक में उभरने की कोशिश कर रहा था और धर्मनिरपेक्ष पहचान बना रहा था। लेकिन आज भी वहां पर बंगाली दिवस मनाया गया, जो कि भारतीय परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है, जहाँ पर हिंदू पहचान दिखती है उसमें, तो उसको भी बांग्लादेश में बदल दिया गया है। और इस्लामिक जो मुखौटे थे, हिंदू मुखौटे, उनको बदल कर और उसमें जो प्रदर्शन करती थी, झांकियां वगैरह निकलती थी, उसको बदल दिया गया है। तो मोहम्मद यूनुस जो है वो जो जमात इस्लामी जैसी पार्टी है, कट्टरपंथियों की गोद में खेल रहे हैं। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का दौरा या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दौरा, ये जो कुछ हो रहा है या होने वाला है, इससे बांग्लादेश को इसलिए कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विकट है और वो पूरी तरीके से भारत से घिरा हुआ है। और आसमान से आप, बांग्लादेश इतना समर्थ राष्ट्र नहीं है कि वो आसमान से सब कुछ हासिल कर लेगा या इतना व्यापार व्यवसाय बढ़ा लेगा। अभी भूटान और जैसे प्रतिबंध लगा तो उसी में उसको पसीने आ गए। तीसरी बात यह भी है कि
अब यदि प्रतिबंध ही लगाना है आपके नागरिकों को, तो आप अमेरिका जाने अपने पासपोर्ट पर लिखवा दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मदद तो अमेरिका देता है इजराइल को। आप पासपोर्ट पर ये क्यों नहीं लिखवा देते कि अमेरिका के लिए वैलिड नहीं है, बाकी पूरी दुनिया के लिए? इसका मतलब है कि आपके जो निर्णय वो खोखले हैं, आपके निर्णयों का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात है, यदि पाकिस्तान से बहुत अच्छे संबंध होते हैं बांग्लादेश के, तो भी भारत को मेरे विचार में इससे चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब सैटेलाइट के स्तर पर भारत बहुत मजबूत है, इसरो बहुत मजबूत है, हमारी वायुसेना बहुत मजबूत है। और अब जो युद्ध है वो जमीन पर नहीं लड़े जाएंगे, अब जो आने वाले समय में युद्ध जो है वो आसमान पर लड़े जाएंगे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश चाहे जितने अच्छे संबंध स्थापित करने की बात कर ले, लेकिन बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कहीं आगे है। बांग्लादेश के मजदूर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो संदेश है कि पाकिस्तान की गोद में नहीं जाए। तो मोहम्मद यूनुस बहुत कमजोर है और उनकी ये जो नीतियां हैं वो बहुत एक्सपोज हो गई है, और आने वाले ये बेकार साबित होंगे। जैसे लोकतांत्रिक चुनाव होंगे तो उस सरकार को भारत के साथ मजबूत संबंध करना ही होंगे। राजेश जी। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें, ईरान को लेकर बड़ी खबर हमारे पास। वार्ता फेल हुई तो सैन्य कार्रवाई करेंगे। ओमान में अमेरिका ईरान की बातचीत हुई, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। परमाणु हथियारों को लेकर हो रही बातचीत, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने ईरान को फिर दी धमकी, वार्ता फेल हुई तो सैन्य कार्रवाई करेंगे। ओमान में अमेरिका ईरान की बातचीत, परमाणु हथियारों को लेकर हो रही है बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका ने ईरान को फिर दी धमकी, वार्ता फेल हुई तो सैन्य कार्रवाई करेंगे। अमेरिका और ईरान में ओमान में बातचीत हो रही है। परमाणु हथियारों को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। पहली मीटिंग हो चुकी है, दूसरी मीटिंग इसी हफ्ते होनी है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। क्या बोला अमेरिका? जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। ओमान में अमेरिका ईरान की बातचीत हुई, परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत। लेकिन इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री ने ईरान को फिर धमकाया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान, ईरान के साथ बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया। बातचीत फेल हुई तो अमेरिकी सेना तैयार है, बड़े स्तर पर हमला करेगा अमेरिका। ये अमेरिका के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं। क्या अमेरिका चाहता है कि ईरान बातचीत करे? ईरान भी सैन्य तैयारियों में जुटा हुआ है। अमेरिका ने भेजे हैं 2 परमाणु युद्धपोत। ईरान के चारों तरफ अमेरिकी बॉम्बर्स तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। रेड सी में अमेरिका अपनी तैनाती को मजबूत कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ क्या कहते हैं? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि सैन्य विकल्प का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन हम बड़े पैमाने पर जाने की क्षमता रखते हैं। मैं कहूंगा कि हम सैन्य कार्रवाई करना नहीं चाहते, लेकिन ईरान के हाथों में परमाणु बम जाने से रोकने को जरूरी हुआ तो ये भी किया जा सकता है। चलेंगे कर्नल जय सोडी सर, क्या बंदूक की नोक पर बातचीत होगी सर? क्या सर पर गर्दन पे तलवार रखकर अमेरिका चाहता है कि ईरान बातचीत के लिए मजबूर हो? कुछ रक्षा मंत्री तो अमेरिका के यही संदेश दे रहे हैं, या तो बातचीत करो नहीं तो फिर जंग के लिए तैयार हो सर। जी, अमेरिका चाहे भी तो वो ईरान नहीं कर सकता है, क्योंकि पिछले 2 दशक में जहां जहां अमेरिका ने किसी भी देश में हमला किया है या उन्होंने कोई मिलिट्री ऑपरेशन किया है, वहां पे उन्हें असफलता ही मिली है। हालांकि अमेरिका ने 18 में से 6 B-52 स्टेल्थ बॉम्बर को डिगो गार्सिया में स्टेशन कर दिया है, और डिगो गार्सिया से यमन और ईरान पूरे कॉम्बैट रेंज में आते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये पोस्टरिंग है। वास्तविकता में अमेरिका कभी ईरान पे हमला कर ही नहीं सकता है। दूसरी बात राजेश जी, 2 अक्टूबर 2023 को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कहा था कि ईरान एक परमाणु बम से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है।
आज उस बयान को 15 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। जो कई लीडिंग थिंक टैंक हैं, उनका आंकलन है कि ईरान के पास इस वक्त 8 से 20 परमाणु हथियार ऑलरेडी तैयार हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे ये धमकी वाला बयान दिया तो अमेरिका ने फौरन अपनी सेना को मोबिलाइज कर दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि हम अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं। अब पिछले हफ्ते ही ईरान और अमेरिका की ओमान में बात हुई, जो इनडायरेक्ट टॉक्स जिसे कहते हैं। दोनों पार्टियां अलग अलग कमरों में थी और ओमान के विदेश मंत्री एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे थे, एक दूसरे के जो सुझाव थे उसे कन्वे कर रहे थे। और जब ये इनडायरेक्ट टॉक्स खत्म हुई तो दोनों, अमेरिका ने भी ईरान ने भी कहा कि ये बहुत अच्छी टॉक्स थी और अभी ये इसका अगला भी टॉक्स होगा, राउंड का, जो अगले हफ्ते होगा। यानी कहने का मतलब है कि इस वक्त अमेरिका ईरान के साथ ना लड़ने की काबिलियत रखता है, ना उसमें वो क्षमता है लड़ने की। इसलिए अमेरिका चाह रहा है किसी तरह प्यार से ये एक न्यूक्लियर डील हो जाए। हालांकि अंदरूनी तौर पे तो अमेरिका भी जानता है कि ईरान के पास ऑलरेडी परमाणु हथियार है। तो बेसिकली ये जो परमाणु डील होगी ये सिर्फ एक मुखौटा होगी, क्योंकि ईरान के पास पहली बात परमाणु हथियार है और दूसरा जो ईरान ने बहुत एक छक्का मारा कुछ दिन पहले जब उसने कहा कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन आप ऐसे करिए कि इजराइल को भी बोलिए अपने परमाणु हथियार बर्बाद कर दे ताकि मिडिल ईस्ट बिल्कुल न्यूक्लियर फ्री हो। तो ये जो बयान था ईरान का, ये अमेरिका को बिल्कुल हिला गया, क्योंकि अमेरिका तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई मिडिल ईस्ट का देश कहे कि इजराइल से परमाणु हथियार ले लो। तो ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें, ओवरऑल सिचुएशन पूरे ईरान के फेवर में। ठीक है, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने आपके पास आऊंगा। सर, ये एक तरफ बातचीत ओमान में चल रही है, एक मीटिंग हो चुकी है, दूसरी इसी हफ्ते होनी है और दुनिया खुश थी इस बात को लेकर कि चलिए कम से कम दो देशों के बीच जहां लग रहा था कि जंग शुरू होगी वहां बातचीत हो रही है, तो एक अच्छी पहल है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री का ये कहकर डराने की कोशिश करना कि बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो गन हमारी तैयार है फायर करने के लिए। तो क्या वाकई में इस तरीके से बातचीत होती है और क्या इतना प्रेशर किसी भी देश पर बनाना ठीक होगा सर, वो भी सिर्फ बातचीत के लिए? राजी जी, देखिए, मेरे विचार में अमेरिका की और ट्रंप की वैदेशिक नीति की तारीफ की जानी चाहिए। सबसे पहले तो ईरान अपना बचाव सिर्फ एक ही शर्त पर कर सकता है, जब उसके साथ रूस खड़ा हो। लेकिन ट्रंप और पुतिन रिश्ते हैं तो उन्होंने उसको बहुत ही मतलब चेक एंड नियंत्रण और संतुलन पर डाल दिया है। चीन को लेकर टैरिफ वार को लेकर बीच में कर दिया है आपने कि चाइना भी अभी मतलब जो टैरिफ वार का दौर चल रहा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तीसरी बात है कि पिछले 1-1.5 साल में जो ईरान के जितने प्यादे थे, हूती, हमास, हिजबुल्ला, सबको एक एक कर ठिकाने लगा दिया गया है। चौथी बात यह है कि ट्रंप के आने के बाद सुन्नी दुनिया से बहुत अच्छे संबंध स्थापित हो गए, जैसे कि अभी कतर और सऊदी अरब की जो भूमिका रही यूक्रेन को लेकर, जो भी भूमिका अदा की, संयुक्त अरब अमीरात तक। तो सुन्नी दुनिया मतलब जो ईरान है वो न केवल अमेरिका के निशाने पर है, इसराइल के निशाने पर है, लेकिन जो मजबूत सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे सुन्नी देश है वो भी नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। अगली बात यह कि ईरान जो है वो बहुत ही अशांति से गुजर रहा है, क्योंकि वहां पर महिलाएं बहुत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुर्द समस्या वहां की बदस्तूर जारी है, वहां पर जो सुन्नी है वो भी विद्रोह करने पर उतारू है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो खामनेई है तो उम्र के मतलब वो इतने उम्रदराज हो गए हैं कि उनसे अब बोलते नहीं बन रहा है। वो ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अगला धर्मगुरु कौन होगा। तो कुल मिलाकर ईरान जो है वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है और ईरान को यदि यह लगता है कि वो अपना बचाव, इस बात को समझना पड़ेगा कि अब कोई जमीनी युद्ध नहीं होने वाला है कि ईरान की जो भौगोलिक परिस्थितियां इतनी कठिन है कि जैसे सद्दाम हुसैन कभी घुस नहीं पाए ईरान में, तो ऐसे अमेरिका नहीं घुस पाएगा। यहाँ पर पूरा आसमान से बम बरसाए जाएंगे और ईरान का यदि कोई बचाव करने वाला नहीं है तो ईरान इजराइल से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया। इजराइल ने अंदर घुस के परमाणु ठिकानों के आसपास इतना निशाना बनाया कि पूरे स्ट्रक्चर को बर्बाद करके रख दिया है। और दूसरी बात है कि दुनिया में मोसाद और सीआईए सबसे ज्यादा मजबूत है कहीं पर, तो वो ईरान पे मजबूत है, जहां पर आप उस देश के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक को बाकायदा वैज्ञानिक तरीके से एक नई टेक्नोलॉजी से मार डालते हैं, जहां पर इतना समय होता है कि एक के बाद
जो हथियार है धीरे धीरे इकट्ठे किए जाते हैं, वहां पर मार डाला जाता है। तेहरान के अंदर वहां पर एक कमरे के अंदर घुसकर आप जो है उसको निशाना बना देते हो, फिलिस्तीन के नेता को निशाना बना हमास देते के हो। चीफ को। तो ईरान जो है, ईरान के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, ना आंतरिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। IAEA जो है वो भी 2000 अभी इस सप्ताह उसके अधिकारी आने वाले हैं, और मुझे लगता है कि ईरान को बातचीत के मेज पर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने यदि दादागिरी दिखाने की कोशिश की तो ये एक अगला इस्लामिक देश होगा जो टूट जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रंप की जो तुनक मिजाजी है, ट्रंप जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई देश, यदि रूस बचाने नहीं ये ईरान को आया, तो फिर ईरान की किसी से ऐसी कोई संधि भी नहीं है, सामरिक संधि जो कुछ है अभी हाल ही में ईरान ने की है। तो ईरान के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल है, और मुझे लगता है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से जो इजराइल ने रोकने की कोशिश की है उसको शर्तें मानना ही होगी। यदि नहीं मानता है तो फिर ईरान जिस जो तेल की कालाबाजारी के जरिए थोड़ा बहुत पैसा कमा पा रहा था, जिसमें भारत की एक दो कंपनियों पर अभी प्रतिबंध भी लग गए, तो वो टेढ़ी नजर भी ट्रंप की। तो आने वाले समय में ईरान के लिए कठिन समय है, और ईरान को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो उसके प्रॉक्सी समूह है उनके कमजोर होने के बाद ईरान के पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं है। राजेश जी। ठीक है सर, चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा सर, ब्रेक के बाद आप दोनों के पास लौटूंगा, लेकिन ये मेरे लिए समझना जरूरी होगा कि क्या वाकई में ये जो ईरान को लेकर अमेरिका के तेवर हैं, ये सिर्फ क्या परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत है, या फिर खामनेई जो पिछले 3-4 दशक